ये स्ट्रिंग थ्योरी क्या है? क्या है थ्योरी ऑफ एवरीथिंग का राज? क्या ये स्ट्रिंग थ्योरी हमारे ये यूनिवर्स का जन्म का रहस्य का उद्घाटन कर सकता है? ये सब जानने के लिए ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। साल 1919 में एक जर्मन फिजिसिस्ट कलुत्जा ने एक बहुत ही अद्भुत आइडिया के बारे में बताया था। उसने बताया था हमारा यूनिवर्स में 3 से अधिक मात्राएं या डायमेंशन है। दोस्तों, हम लोग इससे पहले सिर्फ 3 डायमेंशन के बारे में ही कल्पना कर सकते थे, लेकिन कलुत्जा ने बताया कि इस 3 मात्रा के अलावा भी कुछ और डायमेंशन है जिसे हम लोग देख नहीं सकते हैं। दोस्तों, हमें आज भी ये पूरी तरह से पता नहीं कि ये आइडिया सही है या गलत है, लेकिन ये आइडिया हमें हमारी दुनिया के बारे में नई तरीके से सोचना सिखाया। हम लोग समय से थोड़ा और पीछे 1907 साल में जाते हैं, जब दुनिया के बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट में से एक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें ये समझाया कि ग्रेविटी कैसे काम करते हैं। उस वक्त काफी लोगों को ये लगा कि न्यूटन ने इसके बारे में काफी पहले से ही सब कुछ बता चुके थे और ये थ्योरी काफी एक्यूरेटली सारे प्लैनेट्स, मून का मोशन को प्रेडिक्ट कर सकता था। लेकिन आइंस्टाइन को ये लगा था कि इस थ्योरी में कुछ तो एक कमी है, जिसके बारे में खुद न्यूटन ने भी बात किया था। न्यूटन ने ये तो बता दिया था कि ग्रेविटी के इफेक्ट्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं बता सके कि वास्तव में ये ग्रेविटी काम कैसे करते हैं। कैसे 93 मिलियन माइल दूर से बैठा सूरज हमारे पृथ्वी के मोशन को कंट्रोल करते हैं, और इसी विषय ने आइंस्टाइन को सोचने में मजबूर किया कि ग्रेविटी कैसे काम करते हैं। आइंस्टाइन ने ये दिखाया कि जिस माध्यम से ग्रेविटेशनल फोर्स एक जगह से दूसरी जगह को जाता है वो कुछ और नहीं बल्कि स्पेस ही है। आइंस्टाइन के मुताबिक हमारे स्पेस बिल्कुल फ्लैट है अगर वहाँ पे कोई भी मैटर नहीं है तो, लेकिन उस स्पेस में अगर कोई बहुत बड़ा मैटर रहता है जैसे कि सूरज, तो उस फ्लैट स्पेस को असमतल बना देता है और उसमें कर्व जैसा पैदा होता है, और वो कर्व या सरफेस का असमतलता ही ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह काम करते हैं। ठीक उसी तरह आप देख सकते हैं कि हमारे पृथ्वी के वजन भी इस स्पेस फैब्रिक को असमतल बना देता है और एक कर्वेचर जैसा पैदा करता है, जिसके इफेक्ट से चांद पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो हम देख सकते हैं कि सूरज अपने वजन के वजह से स्पेस में एक कर्वेचर बनाता है, जिससे पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमता है, और वैसे ही पृथ्वी के वजन भी अपने चारों ओर कर्वेचर बनाता है, जिसके लिए चांद पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। आइंस्टाइन का दिया हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में ये जो आइडिया है वो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से भी जाना जाता है। ये आइडिया कुछ खगोलीय ऑब्जर्वेशन के द्वारा साल 1919 में एक्सपेरिमेंटली टेस्ट भी किया गया था, और जो एक्सपेरिमेंटल डाटा था वो आइंस्टाइन की थ्योरी को पूरी तरह से सपोर्ट करता था। आइंस्टाइन की ये आइडिया कलुत्जा को सोचने में मजबूर किया। वो भी आइंस्टाइन के जैसा एक थ्योरी के तलाश में थे जो कि ब्रह्मांड की सारी घटनाओं को व्याख्या कर सकते हैं। उसे हम लोग यूनिफाइड थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। कलुत्जा को ऐसा लगा कि अगर आइंस्टाइन ग्रेविटेशनल फोर्स स्पेस में बना हुआ कर्वेचर से व्याख्या कर सकते हैं, तो वो भी दूसरे फोर्स की व्याख्या इसी तरह से कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नाम के एक फोर्स होता है जो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड वस्तुओं के बीच में काम करते हैं। ये एक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स की कॉम्बिनेशन से बना हुआ फोर्स होता है। कलुत्जा को ऐसा लगा कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को भी
स्पेस में बना कर्वेचर से व्याख्या किया जा सकता है, लेकिन ये एक दूसरा सवाल पैदा करता है कि ये जो कर्वेचर या असमतलता है वो किस में है। आइंस्टाइन ने पहले ही स्पेस और टाइम में पैदा होने वाला असमतलता या कर्व्स को यूज करके ग्रेविटी का व्याख्या कर दिया था, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए कहाँ कर्वेचर बनेगा। तब कलुत्जा ने कहा कि हो सकता है स्पेस में 3 डायमेंशन के अलावा भी और बहुत सारे डायमेंशन हैं, तो और एक फोर्स को व्याख्या करने के लिए और एक डायमेंशन की जरूरत है। तो ये इमेजिन कीजिए कि स्पेस में 4 डायमेंशन है और इस चौथे डायमेंशन में पैदा हुआ असमतलता या कर्वेचर ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का जन्म देता है। कलुत्जा ने ये आइडिया को आगे बढ़ाते हुए और आइंस्टाइन का बनाया थ्योरी को यूज करते हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का इक्वेशन निकाला, और आप ये सुन के हैरान हो जाएंगे कि ये इक्वेशन ओल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का इक्वेशन से एग्जैक्टली मैच कर गया। कलुत्जा को ये लगा कि उसने यूनिफाइड थ्योरी की खोज कर लिए है, लेकिन थ्योरी ही सब कुछ नहीं होता है जब तक उसको एक्सपेरिमेंटली वैलिडेट ना किया जाता है। तो सवाल आता है कि अगर 3 डायमेंशन के अलावा भी एक्स्ट्रा डायमेंशन मौजूद है तो वो आखिर कहाँ है। और दूसरा सवाल ये है कि इस थ्योरी को क्या हमारे आसपास की घटनाओं को व्याख्या करने के लिए यूज कर सकते हैं। पहला सवाल का जवाब मिला 1926 साल में। इसमें बोला गया डायमेंशन 2 प्रकार के होते हैं, एक जो कि इतना बड़ा होता है कि हमारे नजर में आसानी से आ जाता है, और दूसरा बहुत ही छोटा कर्ल डायमेंशन जो हमें दिखाई नहीं देता। चलिए दोस्तों, इस चीज को एक बहुत ही सिंपल सी एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे आप एक केबल तार देख सकते हैं जो कि इस ट्रैफिक लाइट को पकड़े हुए है। यहाँ से ये जो केबल है वो 1 डायमेंशनल लग रहा है, लेकिन हम सबको पता है कि इसकी एक थिकनेस है जो कि इतनी दूर से समझ में नहीं आ रही है। लेकिन अगर हम इस केबल को बहुत पास जाके देख सकते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस केबल में बैठे हुए ये चींटियां है, ये चींटियां इस केबल को बहुत पास में जाके देख सकते हैं, तो उसकी नजरिए से इस केबल के तीनों आयाम या तीनों डायमेंशन ही मौजूद है, और वो काफी आसानी से इन सारी तीनों डायमेंशन को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ से ये पता चलता है कि 2 तरह के डायमेंशन हो सकते हैं, एक मैक्रो डायमेंशन जिसे हम लोग देख सकते हैं, और दूसरा माइक्रो डायमेंशन जो कि इतना छोटा होता है कि हमें उसे दिखाई नहीं देता है। दोस्तों, यहाँ पर अगर आप स्पेस को 3 डायमेंशन में बहुत ही छोटे स्केल में देखते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक डेप्थ, तो आपको एक्स्ट्रा कर्ल्ड अप डायमेंशन दिखने को मिलेगा। स्क्रीन पे आप जो ये सर्कल देख रहे हैं वही ये एडिशनल डायमेंशन है जो कि इतना छोटा है कि हमें दिखाई नहीं देती है। लेकिन अगर आप एक बहुत ही छोटा अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक चींटियां होते जो उस सरफेस पे घूम रहे हैं, तो आप वो बड़े डायमेंशन के अलावा भी वो बहुत ही छोटा कर्ल डायमेंशन को एक्सेस कर पाते, जो हमें हमारी आंखों से या कोई भी शक्तिशाली माइक्रोस्कोप से दिखने को नहीं मिलेगा। बहुत ही अद्भुत और मजेदार बात है ना ये दोस्तों। लेकिन दोस्तों, हमारे जो दूसरा सवाल था जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला, जिसमें ये पूछा गया है कि ये थ्योरी क्या असली दुनिया में एप्लीकेबल है। आइंस्टाइन और कलुत्जा ने इस थ्योरी को वास्तव में अप्लाई करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये पूरी तरह से काम नहीं किया। इस थ्योरी को यूज करके इलेक्ट्रॉन का जो मास निकलता है वो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन से मैच नहीं होता है। तो धीरे धीरे 1950 तक ये यूनिफाइड थ्योरी का आइडिया फीका पड़ता गया। लेकिन दोस्तों, अभी के समय पे इस थ्योरी को एक नया आयाम मिला जिसे कहते हैं सुपर स्ट्रिंग थ्योरी। सबसे मजेदार बात यह है कि सुपर स्ट्रिंग थ्योरी
पहले ही ये एक्स्ट्रा डायमेंशन के बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा डायमेंशन का आइडिया अपने आप ही मैथमेटिकली आता है जब हम लोग इस सुपर स्ट्रिंग थ्योरी को अप्लाई करते हैं। दोस्तों, ये सुपर स्ट्रिंग थ्योरी ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस दुनिया का सबसे बेसिक या फंडामेंटल पार्टिकल क्या है जिसे हम और किसी भी तरह से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इसे मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। आप अभी इस तस्वीर में एक मोमबत्ती और इसका स्टैंड देख सकते हैं। अभी हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो मोमबत्ती या ये मोमबत्ती का स्टैंड है ये असल में किससे बना हुआ है। अगर हम बहुत ही डीप में जाएंगे तो हमें एटॉम दिखेगा। हमें ये भी पता है कि जो एटॉम के अंदर न्यूक्लियस होता है जिसमें रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, और इस न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन भी और छोटा पार्टिकल से बना हुआ है जिसे हम लोग बोलते हैं क्वार्क। तो दोस्तों, इस क्वार्क में आके जो कन्वेंशनल आइडिया है वो रुक जाती है। उसके बाद आता है एक नया आइडिया जिसे हम लोग कहते हैं स्ट्रिंग थ्योरी। अगर हम लोग ये क्वार्क पार्टिकल के भी अंदर जाएंगे तो हमें इस तरह की डांसिंग फिलामेंट देखने को मिलेगा जो कि कुछ और नहीं एनर्जी है जो डिफरेंट मोड में वाइब्रेट कर रहा है, जिसे हम वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग भी कहते हैं। यहाँ से ही स्ट्रिंग थ्योरी का आइडिया आया। और दोस्तों, मजे की बात ये है कि ये जो एनर्जी स्ट्रिंग होती है ये जब डिफरेंट तरीके से वाइब्रेट करते हैं तो इसमें से डिफरेंट तरीके का धुन नहीं निकलता है, बल्कि ये नई नई पार्टिकल का जन्म देती है जिससे हमारा ये दुनिया बना हुआ है। तो हमारा ये यूनिवर्स ऐसे ही छोटा छोटा एक तरह के वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग से बना हुआ है जो कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करते रहते हैं, और डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट पार्टिकल्स का जन्म देता है। यहाँ पे आप यूनिफाइड थ्योरी की एक झलकियाँ देख सकते हैं, जैसे मैटर पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन्स, क्वार्क्स, रेडिएशन पार्टिकल से फोटोन, ग्रेविट्रॉन सभी एक ही चीज से बना हुआ है जो कि ये वाइब्रेटिंग एनर्जी स्ट्रिंग होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्ट्रिंग थ्योरी इस 3 डायमेंशनल यूनिवर्स में काम नहीं करते हैं, ना कि 4 डायमेंशनल यूनिवर्स में। ये थ्योरी उस यूनिवर्स में काम करते हैं जिसमें स्पेस का 10 डायमेंशन और टाइम का 1 डायमेंशन हो। तो दोस्तों, ये जो सुपर स्ट्रिंग थ्योरी है ये कलुत्जा का वो आइडिया को फिर से ताजा कर देते हैं जिसमें उन्होंने 3 से अधिक मात्राएं या डायमेंशन के बारे में बात किए थे। हमारे थियोरिटिकल फिजिक्स में कुछ अनसॉल्व्ड सवाल है जिसका जवाब मिल सकता है इस स्ट्रिंग थ्योरी से। अगर हम इस दुनिया के ठीक से अध्ययन करते हैं तो कुछ 20 नंबर है जो कि हमारे सामने आते हैं, जो हमारे इस यूनिवर्स को पूरी तरह से व्याख्या कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन या क्वार्क पार्टिकल का मास, स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटी या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का स्ट्रेंथ इत्यादि। ऐसा 20 नंबर है जिसका वैल्यू काफी बारीकी से मेजर किया गया है, लेकिन किसी के पास भी ये जवाब नहीं है कि क्यों इस 20 नंबर का वैल्यू वही पार्टिकुलर होता है, कुछ और वैल्यू क्यों नहीं होता है। स्ट्रिंग थ्योरी के पास भी इसका अभी तक कोई जवाब नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट लोगों का मानना है कि इस सवाल का जवाब निर्भर करता है उस एक्स्ट्रा डायमेंशन के ऊपर। दोस्तों, मजे की बात यह है कि अगर उस 20 पैरामीटर का वैल्यू कुछ और नंबर होता तो हमारा आज का ये यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। स्ट्रिंग थ्योरी ये बताता है कि उस 20 नंबर के साथ एक्स्ट्रा डायमेंशन का एक रिलेशन है। दोस्तों, जब हम एक्स्ट्रा डायमेंशन के बारे में बात करते हैं स्ट्रिंग थ्योरी में, तो वो एक नहीं बल्कि काफी सारे होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसको क्लीब या शेप भी बोलते हैं। आप देख सकते हैं ये जो एक्स्ट्रा डायमेंशन है वो एक दूसरे के साथ फोल्ड होके एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शेप बनाता है। तो माइक्रोस्कोपिक स्केल में हमारा यूनिवर्स कुछ ऐसा दिखता है।
तो अभी हम लोग बात करते हैं वो 20 नंबर के बारे में। यहाँ पे आपको एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है। इस इंस्ट्रूमेंट से जिस तरह के सुर या वाइब्रेशन निकलता है वो निर्भर करता है इस इंस्ट्रूमेंट के शेप या आकार के ऊपर। अभी थोड़ा ध्यान दीजिए जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ। स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार वो 20 नंबर डिपेंड करता है कैसे एनर्जी स्ट्रिंग वाइब्रेट करते हैं उसके ऊपर। और जैसे कि मैंने कहा वो इंस्ट्रूमेंट से निकलने वाला एयर का वाइब्रेशन निर्भर करता है इंस्ट्रूमेंट के जियोमेट्री के ऊपर। ठीक वैसे ही एनर्जी स्ट्रिंग का वाइब्रेशन डिपेंड करता है वो एक्स्ट्रा डायमेंशन के जियोमेट्री के ऊपर। चलिए हम इस एक्स्ट्रा डायमेंशन में वो एनर्जी स्ट्रिंग को डालते हैं और अगर आप गौर से देखेंगे तो समझ पाएंगे कि ये सब एनर्जी स्ट्रिंग कैसे वाइब्रेट होता है। वो इस एक्स्ट्रा डायमेंशन के जियोमेट्री के ऊपर पूरी तरह से निर्भर करता है। तो दोस्तों अगर हम लोग कभी ये जान पाए कि ये सब एक्स्ट्रा डायमेंशन का जियोमेट्री कैसा है तो हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे उस एनर्जी स्ट्रिंग के अलाउड नोट्स को, जहां से हम लोग वो 20 नंबर को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। और इस कैलकुलेशन से निकला वैल्यूज अगर एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज के साथ मैच हो जाता है तो ये पहला फंडामेंटल आंसर होगा कि आज का यूनिवर्स का स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है। तो दोस्तों सवाल ये है कि हम लोग इस एक्स्ट्रा डायमेंशन को कैसे डायरेक्टली टेस्ट कर सकते हैं। और साइंटिस्ट को ये लगता है कि आने वाला कुछ सालों के अंदर ये पॉसिबल हो सकता है। स्विट्जरलैंड के जेनेवा के पास सार्न नाम की एक जगह पे एक जायंट मशीन बनाया गया है जिसका नाम है लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर। ये मशीन पार्टिकल को एक वैक्यूम टनल के अंदर ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑलमोस्ट लाइट के स्पीड से भेजते हैं और ये सब पार्टिकल एक दूसरे के साथ आमने सामने जब कोलाइड करता है तो हम लोग ये आशा कर सकते हैं कि ये कॉलिशन का एनर्जी अगर सफिशिएंट होता है तो ऐसा भी हो सकता है कि उस कॉलिशन से जो मलबा या डेब्रिस निकलता है उसमें से कुछ हिस्सा हमारे डायमेंशन से शिफ्ट होके वो एक्स्ट्रा डायमेंशन में चला जाए। तो दोस्तों ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये पार्टिकल का कुछ हिस्सा वो दूसरे डायमेंशन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो इसका जवाब है कि ये हमें पता चलेगा इस कॉलिशन का एनर्जी को मेजर करके। तो हम लोग ये कॉलिशन से पहले और इस कॉलिशन के बाद एनर्जी मेजर करते हैं और कॉलिशन के बाद एनर्जी अगर रिड्यूस हो जाता है तो ये डायरेक्ट एविडेंस होगा कि वो एक्स्ट्रा एनर्जी ड्रिफ्ट होके दूसरे डायमेंशन में चला गया है और ये डायरेक्ट एविडेंस होगा कि इस एक्स्ट्रा डायमेंशन के बारे में। तो दोस्तों हम लोग देख सकते हैं कि कैसे हमारा साइंस प्रोग्रेस किया न्यूटन के एरा से शुरू होके, जहाँ पे स्पेस का कोई भूमिका नहीं था। बाद में आइंस्टाइन ने ये बताया कि स्पेस और टाइम दोनों मिलके एक फैब्रिक बनाता है और उसमें पैदा हुआ कर्वेचर ग्रेविटी का जन्म देता है। उसके बाद आया स्ट्रिंग थ्योरी जो बताया ग्रेविटी, क्वांटम मैकेनिक्स सब एक पैकेज जैसा है और ये तभी पॉसिबल होगा जब ये यूनिवर्स में 3 से अधिक डायमेंशन होगा। दोस्तों स्ट्रिंग थ्योरी और भी बहुत कुछ बताता है जो कि फिलहाल हम लोगों को अकल्पनीय लगता है, जैसे कि हमारे ये यूनिवर्स एक नहीं है, ऐसा और भी अनगिनत यूनिवर्स हो सकता है। तो दोस्तों अभी भी काफी कुछ हमें जानना है इस यूनिवर्स के बारे में, जिसमें स्ट्रिंग थ्योरी का भूमिका बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबाइए। आगे भी इसी तरह के और भी मजेदार वीडियो लेके आपके सामने मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।